नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है और इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमें भी प्रेरणा मिलेगी और नए नए वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूँगा। आज जो टॉपिक हमने डिस्कशन के लिए चुना है वो है जर्मनी का एकीकरण। मित्रों, हमने इसके पहले इटली के एकीकरण पर एक वीडियो डाली थी जो आपने देखा हो गया। तो इसमें मैंने प्रयास किया है जर्मनी के एकीकरण में है कि थोड़ा नोट्स के साथ आपसे चर्चा करूं। जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं चर्चा जर्मनी के एकीकरण पर। जर्मनी भी इटली की तरह विभाजित था 18वीं शताब्दी में, और अगर देखा जाए तो 1789 ईस्वी की राज्य क्रांति से पहले जर्मनी में बहुत सारे राज्य थे, छोटे छोटे 300 से ज़्यादा राज्य थे वहाँ पर। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जर्मनी का जो साम्राज्य था वो यूरोप की एक महान शक्ति था। और लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि 17वीं शताब्दी आते आते जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ, बहुत क्षति पहुंची और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जर्मनी काफ़ी कमज़ोर हो गया, अत्यंत कमज़ोर हो गया, जर्जर हो गया। संपूर्ण जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और वहाँ पे किसी तरह की कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि उनको एकीकृत कर सकती। और ये राज्य जो थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे और प्रायः इनकी विचारधारा भी अलग अलग थी। अब उदाहरण के लिए दक्षिण जर्मनी के राज्य वोल्टेमबर्ग, बवेरिया, हेस डेमेनस्टाट आदि उत्तरी जर्मन राज्यों, प्रशा, सैक्सनी, हैनोवर आदि से वैचारिक संरचना और राजनीतिक दृष्टि में भिन्न थे। दक्षिणी राज्यों का शासन तंत्र जो था वो उत्तरी राज्यों की तुलना में अधिक उदार था। तो ये ढेर सारे राज्य थे, जैसे कि मैंने बताया कि लगभग इनकी संख्या 360 थी। जर्मनी के पड़ोसी राज्य फ्रांस और ऑस्ट्रिया इत्यादि जो थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र बने, वो ये चाहते थे कि जर्मनी हमेशा विभाजित रहे। तो मित्रों, जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का जो उदय है वो नेपोलियन के युद्धों से होता है। और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी पर नेपोलियन ने बहुत बार चढ़ाइयाँ की और उसके बहुत सारे क्षेत्रों पे उसने अधिकार कर लिया। और अपनी सुविधा के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य का नेपोलियन बोनापार्ट ने अंत कर दिया और जर्मनी में 39 राज्यों का एक संघ कायम कर दिया। लेकिन नेपोलियन 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में जब पराजित हो गया तो उसके मृत्यु के बाद हम ये देखते हैं कि वियना में एक कांग्रेस बुलाई गई और वियना कांग्रेस जो थी उस कांग्रेस में हम ये देखते हैं कि इसकी अवहेलना हुई, जर्मनी की इच्छाओं की अवहेलना हुई और कांग्रेस द्वारा जो पुनर्व्यवस्था की गई उस पुनर्व्यवस्था में जो राष्ट्रवादी और प्रगतिशील विचारधारा के जो नेता थे वो बहुत ही हतोत्साहित हुए, बहुत ही असंतुष्ट हुए, क्योंकि ये व्यवस्था जो थी वो मेटरनिक के इशारे पर हो रही थी। मेटरनिक जो था वह स्वेच्छाचारी शासक था, प्रतिक्रियावादी शासक था और उसको जर्मन राष्ट्रीयता और प्रजातांत्रिक भावनाएं जो थी वो उसको फूटी आंखों भी नहीं सुहाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाटरलू के युद्ध के पश्चात जर्मन लोग राष्ट्रीयता के आधार पर अपना एकीकरण करना चाहते थे, पर वियना कांग्रेस में उनकी इस भावना की अवहेलना हुई और मेटरनिक ने जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व सीमित कर दिया। जर्मन राष्ट्रवादियों को घोर निराशा हुई और उनमें
रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मेटरनिक राष्ट्रवादी भावना का घोर विरोधी था और वो जर्मन एकता की भावनाओं को निष्फल बना रहा था। वो जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको भड़काता रहता था और उनके स्वार्थों को उभारता रहता था, जिससे कि वो एक ना हो पाए। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि 1815 ईस्वी का समय आ गया। धीरे धीरे 1815 ईस्वी के बाद जर्मनी में राष्ट्रीयता आंदोलन जो था वो उसके जो मुख्य केंद्र थे, उसके मुख्य केंद्र जो थे वहाँ के विश्वविद्यालय थे। और तो वहाँ के जर्मनी के विश्वविद्यालयों के छात्र, अध्यापक, प्रोफेसर इत्यादि जो थे वो राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करने का काम कर रहे थे। उन्होंने अनेक गुप्त समितियां बना रखी थी और उन्होंने ब्रसेनशैफ्ट नामक एक संस्था बना रखी थी। और 17 अक्टूबर 1817 को बाटबर्ग में बहुत बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का मकसद ये था कि राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रचार किया जाए, जिसमें वो सफल हुए। लेकिन मेटरनिक जो है वो इस प्रकार के राष्ट्रीय जागरण के बिल्कुल विरुद्ध था और जर्मनी के राजाओं को वो अपने प्रभाव में ले आकर के विश्वविद्यालयों पर उसने जो है वो प्रतिबंध लगवा दिए, तरह तरह के प्रतिबंध लगवा दिए। तो इसके कुछ दिनों के उपरांत कोत्सव्यू नामक एक प्रतिक्रियावादी लेखक को किसी जर्मन देशभक्त ने मार डाला। तो मेटरनिक को अब मौका मिल गया। मेटरनिक ने अब राष्ट्रवादियों के दमन के लिए एक कानून पास कराया जिसे बोलते थे कार्लसबाद डिक्रीज या कार्लसबाद के आदेश। तो कार्लसबाद के आदेश नामक दमनकारी कानून पास करा करके उसने बड़ी तेज़ी से अपना दमन चक्र चलाया और फिर एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो उनको कुचला जाने लगा और एक तरह से फिर से जर्मनी अंधकार में डूबता हुआ सा प्रतीत होने लगा। मित्रों 1864 ईस्वी में जर्मन राज्यों ने मिल करके एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने शोलवरिन नामक एक आर्थिक संघ बनाया जिसके माध्यम से वो आपस में मिल करके व्यापार इत्यादि करने लगे। तो शोलवरिन के बहुत सारे देश जो थे, बहुत सारे जर्मनी के जो प्रदेश थे वो उसके सदस्य बन गए, जैसे बवेरिया, वोर्टमबर्ग, सैक्सनी इत्यादि जोलवरिन के सदस्य बन गए। और जोलवरिन व्यवस्था के बहुत सारे परिणाम हुए, जैसे राइन, ओडर, एल्ब, विस्चुले आदि स्थानों के उल्लेखनीय मार्गों पर जो वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इन सब के ऊपर प्रशा का वर्चस्व स्थापित हो गया। जर्मन राज्यों का आर्थिक दृष्टि से एकीकरण हो गया। हम कह सकते हैं ऑस्ट्रिया के इस आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया से हट जाने से राजनीतिक रुकावटें दूर हो गईं और इन राज्यों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। उच्च और मध्य वर्ग के लोग, जिनमें जर्मनी के बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, खदानों के मालिक, रेल लाइन के निर्माता इत्यादि शामिल थे, ये सभी जर्मनी का एकीकरण चाहते थे। इनका मानना था कि जर्मनी में एक समान कानून हो, एक समान कर प्रणाली हो, एक समान वाणिज्यिक नीति हो और साथ ही साथ एक प्रकार की डाक व्यवस्था हो, एक ही मुद्रा का प्रचलन हो। तो इससे व्यापार में आसानी होगी, व्यापार की सुरक्षा होगी। और तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रशा के नेतृत्व में शोलवरिन व्यवस्था ने अलग थलग पड़े जर्मनी के राज्यों में सहयोग की भावना को जन्म दिया। रेलवे, इस्पात और कोयले इत्यादि ने जर्मनी में आर्थिक क्रांति ले आ दिया। तो इस प्रकार उनमें आर्थिक एकता स्थापित हो जाती है। साथ ही साथ मित्रों अखिल जर्मनवाद जो था, अखिल जर्मनवाद जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अखिल जर्मनवाद ने भी मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को आघात पहुंचाया। जर्मनी में महान बौद्धिक जागरण हो रहा था और इस बौद्धिक जागरण के वातावरण में सारा जर्मनी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो रहा था। मेटरनिक की सारी व्यवस्था एक तरह से हम कह सकते हैं कि चरमरा रही थी। इसी बीच में
1848 ईस्वी का वर्ष आ गया, जो कि यूरोप भर में क्रांतियों का वर्ष था। जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रशा में विद्रोह विशेष रूप से हुआ, और लेकिन 1848 की क्रांति की सफलता क्षणिक रही। इसके जो परिणाम थे वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुए, बल्कि जर्मनी के लिए निराशाजनक ही हुए। मार्च 1848 में फ्रेडरिक विलियम ने संपूर्ण जर्मनी के लिए एक विधान तैयार कराने के उद्देश्य से सार्वभौम मताधिकार के आधार पर एक राष्ट्रीय संसद का निर्वाचन कराया, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट हो रहा था। वाद विवाद के पश्चात संसद ने कुछ निर्णय लिए, और वो निर्णय, जिनमें दो महत्वपूर्ण निर्णय ये थे कि संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण प्रशा के माध्यम से ही हो सकता है और प्रशा के राजा को उसके शासन का अधिकार दिया जाए। दूसरी बात यह थी कि दो सदनों की एक व्यवस्थापिका सभा तथा एक शक्तिशाली मंडल का भी निर्माण करने की बात कही गई। तो ऑस्ट्रिया जो था वो इन प्रस्तावों का घोर विरोधी था, और उसने जो है इनको मान्यता नहीं दी। उसका प्रतिनिधि संसद से उठ करके चला गया। तो ऐसी स्थिति में प्रशा का जो शासक था वो भी थोड़ा भयभीत हुआ, और उसने एकीकृत इटली का नेतृत्व करने से मना कर दिया, या सम्राट बनने के निमंत्रण को जो है उसने अस्वीकार कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संसद की असफलता के पश्चात प्रशा में फिर से निरंकुश शासन स्थापित हो गया, और 1850 ईस्वी तक हम देखें तो जर्मनी का इतिहास जो था, या जर्मन राष्ट्रीयता का इतिहास जो था, वो असफलता और निराशा का ही इतिहास था। मित्रों, 1848 की क्रांति का, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निराशाजनक परिणाम हुआ। फ्रेडरिक विलियम ने संपूर्ण जर्मनी के लिए एक विधान तैयार करने के लिए फ्रैंकफर्ट में एक संसद बुलाई, जिसमें प्रशा की अगुवाई में जर्मनी के एकीकरण का निर्णय लिया गया, पर ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण प्रशा के सम्राट ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब 1850 ईस्वी का वर्ष आ गया। मित्रों, 1850 ईस्वी का वर्ष जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था, और इस समय जर्मनी में हम ये देखते हैं कि बिस्मार्क का अभ्युदय होता है, जो कि दुनिया का एक महान कूटनीतिज्ञ था, केवल जर्मनी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका बड़ा सम्मान होता है इतिहास में। तो 1850 तक जर्मनी भी इटली के समान लगातार असफलताओं का ही मुँह देख रहा था। फिर भी 1815 से 1850 तक का काल जर्मनी की राष्ट्रीयता के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। 1815 से 1850 के बीच दो तीन बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी का घोर शत्रु है, उसको काबू में करना आवश्यक है अगर जर्मनी का एकीकरण है। अतएव ऑस्ट्रिया के प्रभाव का अंत करना ही होगा। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई कि जर्मनी की एकता आंदोलन का नेतृत्व प्रशा ही कर सकता था, क्योंकि जर्मन राज्यों में प्रशा सबसे अधिक ताकतवर था, प्रशा सबसे अधिक शक्तिशाली था, प्रशा ही सबसे अधिक प्रगतिशील था। तो राष्ट्रीय जागृति का आरंभ भी प्रशा से ही हुआ। जर्मनी के अनेक राज्य शोलवरिन में शामिल होकर के उसका नेतृत्व पहले ही स्वीकार कर चुके थे। तो मित्रों, जर्मनी में इस बीच में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और वहाँ एक नए पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि जर्मनी की राजनीति में अत्यधिक प्रभावशाली हो गया। और यह जो पूंजीपति वर्ग था वो ये चाहता था कि छोटे छोटे राज्यों को हटा करके एक ऐसे एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया जाए जिसमें उद्योग धंधों इत्यादि के विकास पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न रहे। आर्थिक लाभ के लिए वे जर्मनी के एकीकरण के समर्थन में खड़े थे। 1860 आते आते जर्मनी को स्वतंत्र और एक बनाने का की मांग जो थी वो जोर पकड़ने लगी काफ़ी तेज़ी से। प्रशा के साथ जो है वो एक बड़ी कमी थी। मतलब एक तरफ तो लोग जो है जर्मनी के लोग प्रशा की ओर देख रहे थे कि वही नेतृत्व कर सकता है, लेकिन उसमें कमी ये थी कि अभी तक प्रशा के जो
शासक और मंत्री इत्यादि होते थे वो बड़े कमज़ोर हुआ करते थे और एक तरह से ऑस्ट्रिया के पिछलग्गू थे। ऑस्ट्रिया जैसे कहता था वैसे वे किया करते थे, लेकिन हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। 1861 में परिस्थितियों में अंतर आया। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की मृत्यु के बाद 64 वर्षीय प्रथम विलियम प्रशा की गद्दी पर बैठा। विलियम एक सैनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका संपूर्ण जीवन सेना में व्यतीत हुआ था विलियम का, और तो उसका ये मानना था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो एक मजबूत सेना तैयार करनी आवश्यक होगी, क्योंकि बिना युद्ध के एकीकरण संभव नहीं था। इसीलिए उसने रून और वॉन माल्टके जैसे अपने समय के जाने माने व्यक्तियों को सेना की कमान सौंप दी, और उसने रून को युद्ध मंत्री नियुक्त किया और वॉन माल्टके को जो है वो सेनापति बनाया। तो इस तरह से जो है सैन्य सुधार पूरी तेज़ी से होने लगा जर्मनी में। विलियम ने सेना के लिए कुछ विशेष कानून बनाए जिससे कि लोकसभा ने अस्थायी रूप से स्वीकार तो कर लिया, लेकिन लोकसभा में उदारवादियों का एक धड़ा था जो कि विलियम का विरोध कर रहा था। तो इस तरह से एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई लोकसभा में और विलियम के बीच में। तो 1862 में लोकसभा को भंग करके चुनाव कराया गया। बिस्मार्क जो कि उस समय फ्रांस में प्रशा का राजदूत था, उसको बुलाया गया और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी मित्रों। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1812 को ब्रैंडनबर्ग में हुआ था। उसका पिता जो था वह एक भूस्वामी था। फ्रैंकफर्ट में जो संसद बुलाई गई थी उसमें बिस्मार्क ने पहली बार एक राजनीतिज्ञ के रूप में 1848 में हिस्सा लिया था। यहाँ उसने प्रशा के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बिस्मार्क की विशेषता ये थी कि वो अपने युग की प्रवृत्तियों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। जर्मन लोगों के मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझता था। ऐसा नहीं था कि उसे उदारवादी विचारों से घृणा थी। उदारवादी विचारों को भी वो मानता था, लेकिन उसका ये भी कहना था कि केवल उदारवादी विचारों से ही कुछ नहीं होगा। सैन्य शक्ति, अनुशासन और जर्मन जातीय अभिमान, ये हम कह सकते हैं कि इन तीनों जो मिली जुली भावनाएं थीं, यानी सैन्य शक्ति, अनुशासन और जर्मनों का जातीय अभिमान, तो बिस्मार्क उसका प्रतिनिधित्व करता था। जर्मन जाति में ये अभिप्सा थी, ये इच्छा थी कि वह अपने अतीत के गौरव को फिर से प्राप्त करे, और बिस्मार्क ने ये तय किया कि वो जर्मनी का एकीकरण करेगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जो है उसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। बिस्मार्क प्रधानमंत्री बनने के बाद हम ये देखते हैं कि उसके पास अपनी एक निश्चित योजना थी और उसके पास एक निश्चित उद्देश्य था, और वह उद्देश्य था प्रशा के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया को जर्मनी की समस्याओं से हटा करके जर्मनी का एकीकरण करने का। उसकी प्रशा जर्मन संबंधी योजना का जो ठोस आधार था, वो ठोस आधार जो है वो सेना ही हो सकती थी। इसीलिए सेना कानून के समर्थन के लिए प्रशा की लोकसभा से अपनी शक्ति भर संघर्ष करने के लिए बिस्मार्क तैयार था। उसने राजा और सेना में सुधार का जो कानून था उन दोनों का भरपूर समर्थन किया, पुरजोर समर्थन किया, और उसने बहुत ही कम समय में, बहुत ही थोड़े समय में प्रशा की सेना को सुसंगठित करके यूरोप भर में सर्वश्रेष्ठ सेना बना दिया। बिस्मार्क एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी तैयार करना चाहता था कि जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो तो भी पड़ोसी राज्य उसकी सहायता न करें। पोलैंड के खिलाफ होकर के उसने रूस की मैत्री प्राप्त कर ली और फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि करके बिस्मार्क ने उससे भी दोस्ती कर ली। तो इस तरह से बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अपने अनुकूल बनाने में सफलता प्राप्त की। बिस्मार्क
जैसे कि हमने आपको कहा कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अथवा युद्धों के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का निश्चय किया और एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। ऐसे समय में बिस्मार्क ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ उसने युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा की, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस तरह से युद्ध के द्वारा उसने जर्मनी का एकीकरण किया। 1864 से 1878 ईस्वी के बीच 3 युद्धों के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क की कूटनीतिक चालों से ऑस्ट्रिया का चिंतित होना स्वाभाविक था। उसने जर्मनी को अपने ग्रिप में रखने, यानी कि जर्मनी को अपने पंजे में जकड़े रहने के लिए भरसक प्रयत्न किया। 1863 ईस्वी में उसने फ्रैंकफर्ट में जर्मन नरेशों की एक सभा बुलाई, लेकिन बिस्मार्क ने जो है विलियम को इसमें शामिल नहीं होने दिया, इसमें सम्मिलित नहीं होने दिया और मेटरनिक की योजना को विफल बना दिया। अब बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाने लगा और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं कि 1864 से 1878 के बीच उसको 3 युद्ध करने पड़े, जिनके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो जर्मनी के एकीकरण का जो उसके लिए जो युद्ध करने पड़े, हम उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहली बार जो है उसे डेनमार्क के साथ युद्ध करना पड़ा। डेनमार्क स्लेस्विग और होल्स्टाइन नामक 2 डचियों के ऊपर अधिकार किए हुए था और इसी प्रश्न को लेकर के बिस्मार्क का उस डेनमार्क के शासक के साथ संघर्ष हुआ। 10वीं शताब्दी से ही स्लेस्विग और होल्स्टीन नामक 2 डचियों पर डेनमार्क के राजा का शासन चला आ रहा था। इन डचियों का डेनमार्क के राज्य के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था, उनका संबंध केवल इतना था कि डेनमार्क का उनके ऊपर अधिकार था। स्लेस्विग की अधिकांश जनता डेन जाति की थी और होल्स्टाइन की जो अधिकांश जनता थी वो जर्मन जाति की थी। ये युग राष्ट्रीयता का युग था। अतः दोनों स्लेस्विग और होल्स्टाइन जो है वो क्रमशः डेनमार्क और जर्मनी में मिल जाना चाहते थे, लेकिन डेनमार्क वाले दोनों डचियों पर अपना अधिकार रखना चाहते थे और जर्मनी के लोग जो थे वो इनको जर्मनी का अंग बनाना चाहते थे और इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। 1863 में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इन डचियों में सेलिक लॉ प्रचलित था, जिसके अनुसार उस पर कोई स्त्री शासन नहीं कर सकती थी। 1848 से 1863 ईस्वी तक फ्रेडरिक 7 या फ्रेडरिक सप्तम डेनमार्क का राजा हुआ करता था। उसकी मृत्यु के बाद क्रिश्चियन 9 को डेनमार्क की गद्दी पर बिठाया गया। लंदन में एक संधि हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इन डचियों को डेनमार्क में नहीं मिलाया जाएगा, किंतु क्रिश्चियन 9 ने गद्दी पर बैठने के बाद ही स्लेस्विग की डची को, जो सबसे उत्तर में थी, उसने डेनमार्क में मिला लेने के कानून पर हस्ताक्षर कर दिया, जो कि एक तरह से देखा जाए तो लंदन के समझौते का साफ उल्लंघन था। तो इसके उत्तर में प्रशा और ऑस्ट्रिया ने कोपेनहेगन को, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन को डेनमार्क से स्लेस्विग को मिलाने की घोषणा तुरंत रद्द करने को कहा। जब डेनमार्क ने उनकी बात नहीं मानी तब नतीजा ये हुआ कि 1864 ईस्वी में बर्लिन और वियना ने युद्ध छेड़ दिया और दोनों डचियां जो थी वो ऑस्ट्रिया और प्रशा को मिल गई। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक संधि हुई जिसे गेस्टाइन का समझौता कहा जाता है, गेस्टाइन की संधि कहा जाता है। दोनों डचियों पर ऑस्ट्रिया और प्रशा का संयुक्त अधिकार कायम रहा, लेकिन वास्तविक लाभ तो अगर देखा जाए तो वो प्रशा को ही हुआ, क्योंकि ये डचियां जो थीं वो ऑस्ट्रिया से काफ़ी दूर पड़ती थी। नौसेना के विकास की दृष्टि से इन डचियों का बहुत ही महत्व था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि गेस्टाइन समझौता जो था वो प्रशा के ही पक्ष में रहा। तो इस तरह से जो जर्मनी के एकीकरण का
हम कह सकते हैं कि पहला चरण जो था वो पूरा हुआ। और मित्रों, दूसरा चरण जो है वो ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के साथ प्रारंभ होता है। डचियों के प्रश्न को लेकर के ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में काफ़ी खटास उत्पन्न हो गई थी, उनके बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो गया था और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में शीघ्रातिशीघ्र युद्ध होगा। बिस्मार्क ने इटली से संपर्क स्थापित कर लिया इस बीच में, क्योंकि बिस्मार्क को पता था कि युद्ध होगा, तो इसलिए उसको सहायता की ज़रूरत थी। इस समय इटली भी अपना एकीकरण कर रहा था। इटली को वेनेशिया चाहिए था, क्योंकि वेनेशिया जो है वियना कांग्रेस ने ऑस्ट्रिया को दे दिया था और इटली उस पर अपना अधिकार मानता था। तो बिस्मार्क और इटली के बीच में यह संधि हो गई कि जब ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क का युद्ध होगा तो इस बीच में इटली वेनेशिया पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लेगा। तो इस तरह से दोनों के बीच संधि हो गई। बवेरिया, वुर्टेम्बर्ग, बाडेन, सैक्सनी और हनोवर इत्यादि जो है उन्होंने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इंग्लैंड और रूस को बिस्मार्क ने तटस्थ रहने के लिए राजी कर लिया और उनका जो रुख था इंग्लैंड और रूस का वो प्रशा के प्रति नरम था, थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण था। तो मित्रों, ज़्यादा डिटेल में न जा करके हम केवल इतना ही कहेंगे कि 3 जुलाई 1866 को युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध को 7 वीक्स वॉर कहा जाता है। 7 वीक्स वॉर, 7 हफ्ते में युद्ध समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई बहुत बुरी तरह से और 1866 ईस्वी में प्राग की संधि हुई। स्लेस्विग और होल्स्टाइन अब प्रशा को मिल गया। जर्मन का जो परिसंघ था वो भंग कर दिया गया। वेनेशिया इटली को प्राप्त हो गया। इटली ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। मौके का फ़ायदा उठा के ऑस्ट्रिया को 3 लाख पाउंड हर्जाने के रूप में देना पड़ा प्रशा को और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को जर्मनी की जो पुनर्व्यवस्था थी उसको स्वीकार करना पड़ा। तो इस तरह से इस युद्ध से प्रशा की सीमा का काफ़ी विस्तार हो गया। राइन नदी से बाल्टिक सागर तक पहुंच गया इसका विस्तार। और तो इस तरह से जर्मनी के एकीकरण की दिशा में यह युद्ध जो था बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक तरह से संयुक्त जर्मनी के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अब प्रशा में एक संसद की स्थापना की गई और बिस्मार्क को जो है इसका चांसलर नियुक्त किया गया और उसको असीम अधिकार प्रदान किए गए। तो इस तरह से इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। मित्रों, अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की, जो कि फ्रांसीसी प्रशा युद्ध के साथ प्रारंभ होता है। तो प्रशा की सफलता से फ्रांस बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और उसकी चिंता जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, क्योंकि प्रशा जो है वो लगातार उन्नति करता जा रहा था और अगर इसी रफ्तार से प्रशा आगे बढ़ता रहा बिस्मार्क के नेतृत्व में तो फ्रांस समझता था कि धीरे धीरे जर्मनी शीघ्र ही फ्रांस का भयंकर प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। इसलिए नेपोलियन तृतीय, जो कि उस समय फ्रांस का शासक था, उसने यह तय किया कि प्रशा की शक्ति को रोकना होगा, प्रशा को और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब कहा जाता है कि कटुता के वातावरण में युद्ध के कारण आसानी से पैदा होते हैं। ऑस्ट्रिया से युद्ध का अंत होने पर नेपोलियन ने बिस्मार्क से अपनी तटस्थता की कीमत मांगी। उसने ये कहा कि हमने ऑस्ट्रिया के साथ जब आपका युद्ध हो रहा था तब हम तटस्थ रहे और इसके बदले में प्रशा को वो चाहिए कि पश्चिमी तटवर्ती जिलों और लुक्सेमबर्ग को वो फ्रांस को दे दे। बिस्मार्क ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस बीच में युद्ध का एक कारण दोनों के बीच में उत्पन्न हो गया। 1868 ईस्वी में स्पेन की स्वेच्छाचारी साम्राज्ञी इसाबेला के विरुद्ध जनता ने विद्रोह करके उसे गद्दी से उतार दिया और अब वहाँ उत्तराधिकार का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। बिस्मार्क ने स्पेनिश नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि वो होहेंजोलन वंश के लियोपोल्ड को गद्दी पर बैठाएंगे। अब लियोपोल्ड अगर राजा बनता तो स्पेन पर भी प्रशा का प्रभाव कायम हो जाता और फ्रांस चारों ओर से प्रशा और उसके मित्रों से घिर जाता। इसीलिए फ्रांस ने जो है फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने इसका घोर विरोध किया। उसका यह कहना था कि ये लियोपोल्ड का गद्दी पर बैठना स्पेन की अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है, अतएव
नेपोलियन तृतीय ने सम्राट विलियम से अपने बर्लिन स्थित फ्रांस के राजदूत बेनेडिक्ट के माध्यम से ये कहलवाया कि वह होहेनजोलन वंश के किसी व्यक्ति को स्पेन के उत्तराधिकारी के लिए अनुमति नहीं देगा, उत्तराधिकारी बनने के लिए अनुमति नहीं देगा। एम्स नगर में सम्राट विलियम और बेनेडिक्ट जो कि नेपोलियन का राजदूत था, उन दोनों के बीच बातचीत हुई और ऐसा लगा कि इस समस्या का अंत हो गया। दूसरे दिन सम्राट विलियम एम्स से दूसरी जगह चला गया और इस वार्ता की सूचना उसने एक तार के द्वारा बिस्मार्क को दे दी। बिस्मार्क जो था वो पक्का अवसरवादी था, उसने तार का इस्तेमाल करने का निश्चय किया और उसने बिना किसी बदलाव के तार का एक संक्षिप्त हिस्सा समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया, यानी पब्लिक कर दिया उसको। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी और फ्रांस दोनों जगह भयंकर क्रोध में आ गई, वहाँ दोनों जगहों की जनता, और उनमें काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया। तो इससे परेशान होकर के 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ हम युद्ध के डिटेल में नहीं जाएंगे। इस युद्ध में फ्रांस जो था वो उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था मित्रों। तो इस युद्ध में फ्रांस की कोई मदद नहीं कर रहा था। सितंबर 1870 ईस्वी में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ और नेपोलियन तृतीय के शासन का भी अंत हो गया। इटली को भी रोम पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। बिस्मार्क ने वर्साय के भव्य राजमहल में दरबार का आयोजन करके प्रशा के राजा विलियम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र अब बन चुका था, जबकि फ्रांस जो है वो उसको फिर से नवनिर्माण के दौर से गुजरना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जर्मनी जो कि सदियों से विभाजित था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, अब वो एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। आगे हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जर्मनी भी जो है उन साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी देशों में शामिल हो गया। जर्मनी और इटली दोनों जैसे इंग्लैंड वगैरह की तरह और ताकतवर देश के रूप में उभरे। और जबकि फ्रांस जो कि पहले पिछले कुछ शताब्दियों में बहुत ही ताकतवर देश रहा था, अब वो पुनर्निर्माण के दौर से उसे गुजरना पड़ा। तो इस तरह से मित्रों मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताने का कोशिश किया। थोड़ा बहुत मैंने आपको नोट्स भी देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें और भी जिन विषयों पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।